नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक पाठ 17 में चोल वंश के प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो चोल वंश प्रशासन से पहले हमने इसका चोल वंश के बारे में पढ़ा था। तो हमने इसके सभी राजाओं को एक एक करके पढ़ लिया था। चोल वंश की स्थापना संस्थापक विजयालय द्वारा की गई थी। फिर हमने पढ़ा कि इसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतापी शासक हुआ, राज प्रथम। ऐसे हमने प्रत्येक राजा के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा चोल प्रशासन, चोल कला और चोल समाज। तो चोल प्रशासन की बात करें तो जो चोल प्रशासन था वो संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में बटा हुआ था। और इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। क्या कहते थे? मंडलम। आपको ध्यान में रखना है कि जो चोल प्रशासन था 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रत्येक प्रांत को मंडल कहते थे। तो ये मंडल का भी फिर जो मंडल होते थे ये किसमें बटे हुए थे? कोटम में। किसमें बटे हुए थे? कोटम में बटे हुए थे। और कोटम किसमें बटे हुए थे? कोटम का भी विभाजन हो रहा है नाडु, कुर्रम और ग्राम। यानी जो चोल प्रशासन थे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसमें कितने प्रांत थे? प्रांत कितने थे? 6 प्रांत थे। और ये 6 प्रांत कोई मंडल कहते थे। और फिर ये प्रांत ही आगे जाके किस में बदले? कोटम में। किस में? कोटम में बदल जाते हैं। और कोटम किस में बटे हुए थे? नाडु में। किस में बटे हुए थे? नाडु, या फिर इसको हम ग्राम भी बोल सकते हैं। ग्राम के बाद हम इसको ये कुर्रम भी बोल सकते हैं। यानी ऊपर सबसे ऊपरी इकाई प्रांत थी जिन्हें मंडल कहते थे। फिर मंडल या प्रांत किस में बटे हुए थे? कोटम में बटे हुए थे। और कोटम किस में बटा हुआ था? नाडु, ग्राम या कुर्रम में बटे हुए थे। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी चोलों की। फिर इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो नाडु यानी वहाँ के जो गांव होते थे उनको नाडु ही कहते हैं। जैसे आज आपने तमिलनाडु नाम सुना होगा, तो गाँवों का एक समूह अर्थात ऐसे कह सकते हैं। तो नाडु, वहाँ गाँव को नाडु कहते हैं। तो नाडुओं की सभा, जो नाडु में जो सभा होती है उसको ध्यान में रखना है, नाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाटर। क्या बोलते हैं? नाटर बोलते हैं। यानी गाँव की सभा होती है उसको नाटर, नाडु की सभाओं को या कुर्रम की सभाओं को नाटर बोलते हैं। फिर बात आती है नगरों में जो श्रेणियाँ होती है, जो नगर श्रेणियाँ होती है वो कहलाती है नगरतार। क्या कहलाती है? वह नगरतार कहलाती है। ये प्रशासन में हमने जाना। फिर प्रशासन में आगे हम बढ़ते हैं कि जो भूमि की जो उपज का जो कर लेते थे, ये कितना लेते थे? ये भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वहाँ की जनता से लेते थे। यानी इनका जो भूमि कर था वो 1/6 था। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ जो मुद्राएं चलाई गई थी चोल वंश में, जो मुद्राएं चलती थी सोने की होती थी, उन्हें कासू कहते थे। क्या कहते थे? कासू। यानी सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? कासू कहते थे। और इसका जो माप होता था 16 ओस का होता था। यानी आज तो हम सोने को तोले में नापते हैं, लेकिन कुछ समय चोलों के समय सोने की जो नाप की इकाई थी वो ओस थी। और उस समय सोना कितना ओस का था? 16 ओस का था। तो ये हमने इनके प्रशासन के बारे में जाना। अब आती है चोल कला। तो चोल कला को समझने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो चोल वंश थे वो तमिल भाषी थे। क्या थे? वह तमिल भाषी थे। यानी वो तमिल भाषा बोलते थे। क्या करते थे? वह तमिल भाषा बोलते थे। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। ये देखो, चोल जो राज्य के निवासी थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल। और इन्होंने तमिल भाषा में बहुत से साहित्यों की रचना की है। यानी उच्च कोटि के साहित्य लेखन
को प्रोत्साहित किया और इनके द्वारा जो साहित्य लिखे गए वो तमिल भाषा में ही थे। एक ऐसे ही इनका एक साहित्य है जिसका जिसका नाम है कुरल। क्या नाम है? कुरल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। कुरल एक साहित्य है, एक रचना है जो तमिल भाषा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तिरुवल्लुवर के द्वारा कुरल नाम की एक रचना लिखी गई थी जो तमिल भाषा साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इसको हम कला में पढ़ सकते हैं। तमिल भाषी थे। कुरल एक रचना थी जो तिरुवल्लुवर के द्वारा रची गई थी। अब कला में हम देखते हैं तो कला में इन्होंने जो मंदिर बनाए थे वो द्रविड़ शैली के थे। किसके थे? द्रविड़ शैली के। इनके द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए वो किस शैली के थे? द्रविड़ शैली के थे। हमने इसी में एक राजा को पढ़ा था, राज प्रथम को, जिसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वो द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इनके द्वारा जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के थे। और द्रविड़ शैली की भी कुछ विशेषताएं होती है, तो उन विशेषताओं को हम अध्ययन कर लेते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं होती है। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ यानी जो खंभे होते हैं उन पर कई प्रकार की कलाकृतियाँ अंकित होती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें वृद्ध सदन सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभ ये द्रविड़ शैली के अच्छे उदाहरण माने जाए, यानी द्रविड़ शैली की विशेषता कह सकते हैं। यानी गोपुरम हो गया, संयुक्त स्तंभ हो गए, यहाँ पे पारंपरिक चिन्ह हो गए। फिर इसके बाद इसमें कलायुक्त स्तंभ हो गए, मंडप हो गया, वर्गाकार विमान हो गए। ये सब द्रविड़ शैली की विशेषता होती है। हमने चर्चा करी ली कि राज प्रथम द्वारा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और एक और है इनकी कला में कि दक्षिण भारत में जो नहर प्रणाली है, यानी नहर सिंचाई के लिए जो नहरें निकाली जाती है, दक्षिण भारत में जितने भी नहरें निकाली वो चोलों के शासनकाल में ही निकाली गई, यानी चोलों की ही देन है नहर प्रणाली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो दक्षिण भारत में नहर निकाली गई है वह इन्हीं की देन है। ये दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ही देन है। तो कला में हमें ध्यान में रखना है, एक तो ये तमिल भाषी थे, कुरल एक रचना है तिरुवल्लुवर की। फिर इनके द्वारा जो भी मंदिर निर्मित किए गए और द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। द्रविड़ शैली की विशेषता हमने देखी, जैसे गोपुरम, मंडप, विमान, संयुक्त स्तंभ, ऐसे कहीं देखे हमने। फिर इसके बाद दक्षिण भारत में नहर प्रणाली की देन किसकी है? चोल वंश की है। अब करते हैं इनकी समाज की बात। तो समाज के में हमें पढ़ना है कि जो ये समाज था इनका, वो सबसे पहले तो जितने भी चोलवंशी हुए वो शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी भगवान शिव की वो पूजा करते थे। यानी जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शिव धर्मी कहते हैं। और जो राजेश्वर मंदिर था वो भी भगवान शिव से ही संबंधित था। और यहाँ हमने एक राजा पढ़ा था, राजाधिराज, जो सोमेश्वर से युद्ध में पराजित हुआ था। इसके अभिलेखों से हमें पता लगता है कि अश्वमेध यज्ञ भी इनके द्वारा करवाए गए थे। और इन समाज में स्त्रियों की संपत्ति स्वामिनी होती थी, यानी चोलों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी मानी जाती है क्योंकि इन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। दास और देवदासी प्रथा भी इनमें प्रचलित थी। ये इनकी समाज की विशेषता है। तो हमने आज चोल प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनके 6 प्रांत मंडल में बटे हुए थे। मंडल कोटम में बटे हुए थे, कोटम नाडु में बटे हुए थे। नाडु की सभा को क्या कहते हैं? नाटर कहते हैं। और जो नगर की श्रेणियाँ होती है उन्हें नगरतार कहते हैं। इनके द्वारा भूमि कर लिया जाता, 1/6 लिया जाता था। सोने के सिक्के चलाए गए जिन्हें कासू कहते थे। और उनका जो नाप होता था वो 16 ओस का होता था। अब हमने फिर इसके बाद इनकी कला के बारे में पढ़ा। तो तमिल भाषी थे,
तमिल भाषी में एक सर्वश्रेष्ठ संरचना मतलब रचना है, वह है कुरल। और वो किसने लिखी थी? तिरुवल्लुवर ने लिखी गई थी। फिर इनके द्वारा जो भी मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के थे, और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं हमने देखी। राजराजेश्वर उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मंदिर है जो राज प्रथम द्वारा बनाया गया था। एक दक्षिण भारत में नहर प्रणाली को विकसित करने का भार किसको जाता है? वो जाता है चोल वंश के शासकों को ही जाता है। अब हमने फिर इनके समाज की बात की, तो समाज में स्त्री की संपत्ति की स्वामिनी बताया, दास प्रथा प्रचलित थी। साथ में ही राजा धीराज के अभिलेखों से अश्वमेध की जानकारी भी हमें मिलती है, और सभी जो राजा थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला इसके बाद जो वंश आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी क्लास लगेगी पल्लव वंश आएगा, इसका अध्ययन करेंगे। यानी ये अध्याय आपका समाप्त होने वाला है। पल्लव के बाद चालुक्य है, फिर चालुक्य के बाद जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी थी हूण कुषाण, इनको पढ़ेंगे। फिर कनिष्क को पढ़ेंगे, और फिर आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। यानी ये 5 बोर्ड में इससे 5 अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी लगभग 2 या 3 वीडियो में ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।